हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ देखिए, अभी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल पॉलिटी के सभी वीडियो लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए जो होने वाला है 5 जून को, हमने स्पेसिफिक पॉलिटी की कंप्लीट प्रीलिम्स स्पेसिफिक वीडियोस बनाई हैं जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। पीडीएफ नोट्स हम आपको देंगे, प्लस वही पीडीएफ नोट्स के साथ साथ सीक्वेंस वाइज वीडियोस आपको मिलने वाली है। लेना बहुत सिंपल है। अगर सिर्फ पॉलिटी की वीडियोस करीबन कुछ 40 वीडियोस हैं और कुछ 5 मिनट की हैं, कुछ 6 मिनट की हैं, और लास्ट वाली एंड वाली थी 30 मिनट की जो मैं अभी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। इसी तरह सिमिलर वीडियो अपलोड भी होंगी, बट अगर किसी को प्रीलिम्स के लिए एक्सेस करना है तो आपको व्हाट्सएप में एक्सेस दे दिया जाएगा। राइट, उसी के साथ साथ कंप्लीट ऐसे ही पॉलिटी नहीं बल्कि कंप्लीट लेक्चर चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, गारंटेड 60 बैच। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पॉलिटी की वीडियोज़ के सेशन को। लेना बहुत सिंपल है। आप इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे कर सकते हैं 7505134891, और इसी नंबर पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिमिलर जो वीडियोस हैं आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन से भी परचेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में सभी पीडीएफ प्लस वीडियोस के लिंक दे दिए जाएंगे। नाउ कुछ इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे ही हमारे 2 बैच हैं। पहला बैच पूरा कंप्लीट 60 स्टूडेंट के बेसिस पे कंप्लीट हो चुका है, इवन 61 हो चुके हैं। उसके बाद हमने दूसरा बैच बनाया है ऑलरेडी, और सिर्फ हम 120 बच्चों को लेने वाले हैं। देखिए, इस बैच में ऐड करके आपको एक तो सीक्वेंस वाइज एंशिएंट हिस्ट्री पॉलिटी के लेक्चर मिलेंगे 5-5 मिनट के, साथ साथ आपको पॉलिटी की क्या है पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भी आपको पॉलिटी की सेंड कर दी जाएगी। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सिर्फ प्रीलिम्स से स्पेसिफिक नोट्स हैं। Hey, all right, and welcome to all in today's discussion. Today we will discuss about the non-constitutional bodies. Today we will discuss about 5 or 6 non-constitutional bodies. First one is Niti Aayog, second is National Human Rights Commission, third one is State Human Rights Commission, CIC, SIC and CVC. Now हम बात करते हैं इन सभी पर्टिकुलर 5 टर्म्स का ओरिजिन क्या है, स्टेटस क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे पूछी जाएंगी, ये सब डिटेल में जानेंगे। सेकंड इसमें क्या डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन पे बहुत सारे यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन बनाता है। थर्ड विन अपॉइंटमेंट, मतलब कौन अपॉइंट करता है, इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के चेयरमैन हैं, उनके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, उनका क्या टेन्योर रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एंड लास्ट वन सर्विस एंड कंडीशन। सभी जो फैक्ट बनाए गए हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बनाए गए हैं। डायरेक्टली एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, 5 सेक्शन है। नीति आयोग, एनएचआरसी, एसएचआरसी, सीआईसी, एसआईसी और सीवीसी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन एंड स्टेटस की। फर्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग का सबसे पहला ओरिजिन क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बनी है। यानी कि कोई ऐसा बिल नहीं होगा जो लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के साइन हुए, ऐसे नीति आयोग नहीं बना है। नीति आयोग जस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है यार। एक पेपर है, उसमें लिखा गया है पीएम मोदी द्वारा, होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा, निर्मला सीतारमन जी, इन सभी के पॉइंट होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से साइन होकर नोटिफाइड हो जाता है और वो बॉडी बना दी जाती है। तो नीति आयोग ऐसी ही बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये वाली जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वाली है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बल्कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर आएगी। संविधान ने नहीं बनाया है इसको सिर्फ एग्जीक्यूटिव कौन है, वही हमारे जो लेजिस्लेचर होते हैं वही एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। सेकंड है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब इसमें क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ये सबसे पहले ये बॉडी है स्टैट्यूटरी का मतलब आप समझते होंगे। स्टैट्यूटरी का मतलब जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। कोई बिल, एक एक्ट कैसे बनता है, सबसे पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में, प्रेसिडेंट के बाद साइन होने के बाद वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो जो ऐसी प्रोसेस से गुजरता है लोकसभा से लेकर राष्ट्रपति के साइन तक, ऐसी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। तो इसमें क्या होगा, तो कौन से एक्ट से बना है, ये एक्ट से बना है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। नेक्स्ट है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए, जब नेशन में
ऑल ओवर इंडिया जितने भी सिटीजन हैं उसके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो 1993 में ह्यूमन राइट एक्ट आया था और उसी के चलते हुए सेंटर ने ये भी अनाउंस किया कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो इंडिया लेवल पर काम नहीं करेगा, सभी राज्यों को अपने लोग बचाने पड़ेंगे। यानी कि कहीं पर भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। ह्यूमन राइट का वायलेशन क्या हो सकता है, जैसे किसी एक बच्चे को 14 साल से नीचे बच्चे को फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा है, या कोई भी रैंडम चीज़ें हो सकती है जहाँ पर भी आर्टिकल 21 आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। SHRC स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी 1993 के एक्ट से इम्प्लीमेंट की गई थी। उसके बाद है CIC है क्या, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब ये क्या होता है CIC, यानी कि सपोज मान के चलो CIC का काम बहुत सिंपल है। आपको आपके गांव में एज ए वीडियो पोस्ट मिली, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। आपको आपके गांव में वीडियो पोस्ट मिली, यानी कि विलेज डेवलपमेंटल ऑफिसर की। तो आप क्या करेंगे, आप उस गांव पर जाएंगे। अब आप क्या होगा, ठीक है, अगर आपकी बगल वाली जो दूसरा सिमिलर एग्ज़ाम हुआ, बगल वाले लड़के ने अगर रुपए दे के सिलेक्शन लिया है वीडियो में, तो आप कहाँ जा सकते हैं, CIC के पास जा सकते हैं कि यार ये कमीशन क्या कर रहा है। जैसे उत्तराखंड का होगा, उत्तराखंड का PCS का एग्ज़ाम होगा, तो आप कह देंगे कि ये पर्टिकुलर उत्तराखंड PCS कमीशन अच्छे से नहीं करवा रहा, मतलब ऑफिसर के अगेंस्ट अगर वो करप्शन कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरा डिटेल पूरा फैक्ट मांग सकते हो। वो है हमारा CIC। तो ऐसा ऑफिस है CIC जहाँ से आप सभी पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में आ सकती हैं, आपके काम की हैं, आप मंगा सकते हैं। तो ये जो CIC का एक्ट है वो RTI एक्ट 2005 के बेसिस पे बना है। सिमिलर जैसे CIC है वैसा ही हमारा क्या होगा, SIC भी बनेगा। SIC भी RTI एक्ट 2005 के बेसिस पे बना है। एट द एंड CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि कोई भी ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, पब्लिक ऑफिसर होता है, अगर वो करप्शन करे तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास होगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक्ट कब आया था, 2003। आई थिंक अब आपका UPSC प्रीलिम्स से रिलेटेड पहला तो पॉइंट क्लियर हो चुका है। ऑरिजिन एंड स्टेटस, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फर्स्ट NHRC है, 1993 का एक्ट है। SHRC है, 1993 का एक्ट। CIC है, RTI एक्ट 2005 से बना। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, SIC भी इस एक्ट से। तो पहले आपके 2-3 मार्क्स से तो पहले यहीं से क्लियर हो जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा नीचे का जो है बहुत सिमिलर लगेगा, बहुत ज़्यादा समझाने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि ये बॉडी कैसे बनी थी। अब सिर्फ आपको रटना है, समझ रहे हो, अब आपको समझना नहीं, सिर्फ रटना है। तो ये पूरा पेज हम डिस्कस कर लेंगे। नाउ अब बात कर देंगे सेकंड कंपोजिशन की। अब आपको ये पूरी PDF इजी लगेगी। कंपोजिशन देखो, मैंने कहा अब यहाँ से रटने वाले हैं। चेयरपर्सन वो डिक्टेट करूँगा जो चीज़ें होंगी, ठीक है। कंपोजिशन ये है, चेयरपर्सन PM होंगे इसके, वाइस चेयरपर्सन जो मेंबर्स होंगे फुल टाइम भी होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर 2 होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर 4 होंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब बता देता हूँ। एक्स ऑफिशियो का मतलब ऑलरेडी किसी पोस्ट में है, ऑलरेडी किसी पोस्ट में है, वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के मेंबर बन जाएंगे, राइट। गवर्निंग काउंसिल CM ऑफ ऑल स्टेट्स होंगे नीति आयोग में। देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें कॉमा में लिखी है ना, वो एक बड़ा या बोरिंग पैराग्राफ नहीं है, बल्कि इस पूरी PDF में वही पॉइंट दिए गए हैं जो आपके प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे, ठीक है। देखो गवर्निंग काउंसिल CM ऑफ ऑल स्टेट्स, उसमें देखो CM ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों में CM होंगे। फिर देखो यहाँ पर लिखा है कॉमा, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉमा, मतलब दिल्ली के और पुडुचेरी, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ लेजिस्लेचर है, समझ में आया। बाकी जो दूसरी यूनियन टेरिटरी के लोग होंगे वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे या एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट है NHRC, ये भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, SC ST एंड माइनॉरिटीज़। SHRC में ये भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि एक इसका चेयरमैन नहीं होगा बल्कि एक चेयरमैन होगा, बाकी उसके साथ साथ दूसरे मेंबर भी होंगे। ये भी मल्टी मेंबर बॉडी हैं। CIC एंड 10 अदर कमिश्नर, ये भी मल्टी मेंबर बॉडी है। और CVC भी मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। अब उस ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको कौन अपॉइंट करते हैं, PM। इनमें कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करेंगे, अगर ऐसा आएगा प्रीलिम्स में, NHRC के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। बट रिकमेंडेशन किसकी होती है, देखो 6 मेंबर कमेटी। अब इनके बारे में आपको जानना है। हेडेड बाय PM, स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो कॉमा कॉमा अच्छे से देखना, ये ठीक है। सिमिलर यहाँ पर
गवर्नर अपॉइंट करेंगे, यहाँ पर भी रिकमेंडेशन होगी हेडेड बाय सीएम, सेम लाइक एनएचआरसी। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, कहीं पर अपर हाउस लोअर हाउस है तो वहाँ चेयरमैन, बाकी सिमिलर। यहाँ पर राष्ट्रपति जी अपॉइंट, यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट, यहाँ पर 3 मेंबर कमेटी इनको अपॉइंट करती है कंसिस्टिंग ऑफ पीएम, होम मिनिस्टर। ये देखो ये सबसे अलग है। जो सीवीसी है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जब बड़े बड़े ऑफिसर डीएम एसडीएम करप्शन करते हैं तो क्या होता है। नाउ बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ये डिटरमाइन करते हैं एग्जीक्यूटिव, दे शैल बी पर्सन ऑफ एमिनेंस, दे शुड नॉट बी एमएलए एमपी, यहाँ क्वालिफिकेशन मेंशन की है। सिमिलर यहाँ पर भी होता है, ये एमएलए या एमपी नहीं होने चाहिए, बट सीवीसी में कोई मेंशन नहीं है। सोचो सीवीसी में अगर आ गया दे शुड नॉट बी एमएलए एमपी, आप कुछ नहीं करेंगे, वो ऑप्शन छोड़ देंगे। सोचो कितनी बड़ी चीज़ मेंशन की है यहाँ पर सीवीसी के लिए मेंशन ही नहीं है। समझ में आया। टेन्योर एंड सर्विस एंड कंडीशन, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बताते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पर पीएम हैं और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हैं, राइट। यहाँ पर टेन्योर इनका 70 साल 5 साल, 70 5 साल। यहाँ पर डिटरमाइन कौन करता है, टेन्योर इनके में, ठीक है। किन के में, नीति आयोग के में, राइट। और सीवीसी में इनमें पता नहीं है, सीवीसी में 65 या पहले 4 साल हो जाए। सैलरी ऑफ सीवीसी, चेयरमैन ऑफ यूपी विजिलेंस कमिश्नर एस मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो उसके बाद देखो फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के रिमूवल कैसे होते हैं। एक तो ये बॉडी हमने जान ली, अब रिमूवल देखो कौन हटा सकता है, एग्जीक्यूटिव ही बताएंगे। एनएचआरसी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इंसॉल्वेंसी है, इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी ऑफ माइंड, जॉब आउटसाइड कमीशन, अनसाउंड माइंड, मतलब दूसरे सरकारी जॉब में आप काम कर रहे हैं तो एनएचआरसी से हट सकेंगे। कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर ऑफेंस, proved misbehavior in capacity, president shall refer the matter to supreme court for inquiry। सपोज ये क्या मुद्दा है, देखो यहाँ पर तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे आपको हटाया जा सकता है। आपको मतलब एनएचआरसी के चेयरमैन को या मेंबर को हटाया जा सकता है ना। और राष्ट्रपति की ये बात करूँ, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट शैल रिफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। अगर देखो कोई ऐसा केस भी तो आता है ना, कोई ऐसा केस भी आता है जहाँ पर ये लगता है कि कौन डिसाइड करेगा कि एनएचआरसी के चेयरमैन या मेंबर गलत हैं या एसएचआरसी के चेयरमैन या मेंबर गलत हैं। तो यहाँ पर एक एनएचआरसी से रिलेटेड एक गाइडलाइन है कि प्रेसिडेंट शैल रिफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। नाउ नेक्स्ट है आपका सेम एज एनएचआरसी अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल सी ध्यान अगर मैं आपको बताऊँ तो रिमूवल कैसे होगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहला देखो, पहला है हमारा नीति आयोग, दूसरा है अपना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तीसरा है आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, चौथा है आपका सीआईसी, पांचवा है आपका एसआईसी, छठवा है आपका सीवीसी। ठीक है, नीति आयोग, एनएचआरसी, एसएचआरसी, सीआईसी, एसआईसी और सीवीसी। कितना है, 6 हैं बॉडी, 6 की 6 बॉडी हैं। ओरिजिन और स्टेटस, कंपोजिशन। ओरिजिन और स्टेटस जब आपको समझ में आता है कि ये बॉडी बनी किस बेसिस पे है, जैसे मैंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोला तो वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। एनएचआरसी, एचएसआरसी ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लोकसभा, राज्यसभा, देखो ये सभी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में भी कैटेगरी आ जाती हैं। कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी होती हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई हैं, कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी होती हैं जो एक्ट के बेसिस पर बनाई गई हैं। सिमिलर सी बात समझ में आया। तो यही ओरिजिन और स्टेटस जब आप याद कर लेते हो, जब आप समझ लेते हो, तब आप नीति आयोग या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में अच्छे से जान सकते हो। तो ये 6 बॉडी किस बेसिस पर बनी हैं ये हमने कर लिया। साथ ही साथ हम बात करते हैं इनके लास्ट रिमूवल की। ये एग्जीक्यूटिव डिटरमाइन करते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करते हैं, ये एसएचआरसी में गवर्नर अपॉइंट करते हैं, बट रिमूव कौन करता है, राष्ट्रपति। देखो यहाँ पर एक समझने वाली बात है, यहाँ पर तो सिर्फ एनएचआरसी में राष्ट्रपति हैं, बट एसएचआरसी में सिमिलर चीज़ें होंगी। यानी कि सिमिलर चीज़ों का कहने का मतलब यही है, अनसाउंड माइंड, कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर ऑफेंस, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, ये सब चीज़ें। तो एसएचआरसी में सेम एनएचआरसी की तरह अपॉइंटेड बाय गवर्नर, कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, बट रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी उनको हटाते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट की। पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट
कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर चेयरमैन या मेंबर रिटायर हो जाता है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं, मतलब फर्दर आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर भी एलिजिबल नहीं होंगे। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। देखिए आपके लिए कितना ज़्यादा इजी बना दिया गया। आपके पास एक टेबल है, आप प्रीलिम्स से पहले चाहो तो इसको पढ़ के जा सकते हो। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। और हाल ही में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी, ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ी, उनकी नीड थी कि इन्फॉर्मेशन तक वो एक्सेस कर पाएँ। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनकी काम की है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वो मॉनिटर कर पाएँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी सुधार पाएँ। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ यूपीएससी का, तो मैं जाऊंगा और मैं कहूँगा यार मेरी तो मेंस की कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर अच्छे से चेक होती तो मैं शायद डीएम होता, समझ में आ रहा। पर मैंने कभी एग्ज़ाम दिया नहीं, ये आप लोगों को बता देता हूँ, और ना मुझे आगे देना है एग्ज़ाम। बट ऑलरेडी हमने जो डीएम है, एसडीएम है, ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हैं, हमने अभी तक, मैं इस पीआर पब्लिकेशन के तक 1.5 साल तक मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारा वो नहीं किया, बट मैंने सिलेक्शन अभी तक अकेले दिलवाए हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि हाँ मैं कुछ अपने को ज़्यादा एफर्ट वो करवा रहा हूँ या अपने वो कर रहा हूँ, बड़ाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। पर पर्टिकुलर सभी जो पीडीएफ हैं जो आप पढ़ रहे हैं, अभी भी आपको यूपीएससी में सभी सब्जेक्ट की वीडियो, ये पीडीएफ हैं, उन सब की वीडियो मैं ही आपको बनाने वाला हूँ, मतलब बना के दूंगा, राइट। पर चलिए ये बात हम बाद में करते हैं। बट अभी मुद्दे की बात ये है कि जब मैं पेपर देने जाऊँगा, कॉपी अच्छे से चेक नहीं होगी, तो CIC SIC सिग्निफिकेंट चेंजेस कि और अच्छा स्ट्रॉन्ग मुझे मिलना चाहिए, कि तुरंत होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। तो कंपोजिशन में और ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस भी किए हैं कि और ज़्यादा इन बॉडीज़ को, CIC को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, स्टेट के इंफॉर्मेशन कमीशन को किस तरह और मजबूत बनाया जा सकता है। बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो अभी हमने 6 बॉडी पढ़ी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, CIC और CVC, ये सब रिमूव कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। देखो कितना एक छोटे पॉइंट में मैंने बात बता दी कि जो NHRC है, जैसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, CIC है या CVC है, वो किसके द्वारा रिमूव किए जाते हैं? राष्ट्रपति जी के द्वारा। ग्राउंड फॉर रिमूवल की बात करूं, ठीक है, जो सभी बॉडियों के बारे में एक साथ में बात कर रहा हूँ, NHRC, SHRC, CIC, CVC, ये कौन रिमूव करते हैं? ये हमारे राष्ट्रपति जी रिमूव करते हैं। अब रिमूवल क्या है? ग्राउंड्स फॉर रिमूवल मतलब किस बेसिस पर इनको हटाया जा सकता है। सबसे पहले एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, पहला। दूसरा, कोई मॉर्टल टर्पिट्यूड है जिसमें ऑफेंस आता है, उसके लिए वो पकड़े गए हो। इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, अनसाउंड माइंड हो, मेंटली चैलेंज हो, बाद में आना होना। एक्वायर्ड एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट दैट कैन अफेक्ट हिज ऑफिशियल पोजीशन, समझ में आ रहा? इसी को जो डी पॉइंट है ना, इसी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। यानी कि सपोज मैं डीएम हूँ अपने ज़िले का, मैं क्या करूँगा, मैं डीएम की पावर यूज़ करके अपने पास कोई एसेट चला रहा हूँ या अपने भतीजे भांजे को वो कर रहा हूँ, तो यही होता है कि कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट मैंने अपनी पावर से, ज़मीन मेरी है पर मैंने अपने भतीजे के नाम करा रखी है, तो ये क्या है? एक्वायर्ड एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट दैट कैन अफेक्ट हिज ऑफिशियल पोजीशन। इसी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को का मेंशन करते हैं। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन दिस केस प्रेसिडेंट शैल रेफर द मैटर फॉर सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। ए पर्सन इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर इफ ही इज कंसर्न और इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टिसिपेट इन एनी वे इन दैट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट और गेन्स प्रॉफिट फ्रॉम इट। वही बात सिंपल बेसिस पे जो मैंने समझाई वो यही है कि आप सरकारी जो जैसे कोई प्रोजेक्ट हैं, आप अपनी पावर के बेसिस पर अगर उनको ले रहे हैं, तो यहीं पर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा आता है। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी भी एक वन ऑफ द रीज़न है इनको हटाने का। बट ये 4-5 पॉइंट आएंगे प्रीलिम्स में, इनको टिक टिक कर लेना। चाहे NHRC है, वहाँ पर देखो NHRC तो आप यही सोचोगे कि राष्ट्रपति जी इनको हटाएंगे, बट SHRC में भी अपॉइंट तो गवर्नर करता है, बट इसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति ही हटाता है। CIC में भी राष्ट्रपति हटाता है,
सीवीसी में भी कौन हटाता है? राष्ट्रपति ही हटाता है, राइट। चलिए, ये मैंने सब बॉडी पूरी एक्सप्लेन कर दी। नाउ आज इसी सिमिलर वीडियो में आज का हमारा पॉलिटी के पूरे लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे और पॉलिटी भी हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट हो जाएगी। नाउ बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सीबीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। सीबीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। सीबीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी कि एक एक्ट से नहीं बनी है, ठीक है। तो सीबीआई बना कैसे है? सीबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री। It derives its power from Delhi Special Police Establishment Act 1946. Director of CBI is appointed by committee consisting of PM, Leader of Opposition in Lok Sabha and Chief Justice of India. Tenure of Director means Director of CBI is 2 years. Government can appoint officer above rank of SP on recommendation of committee headed by CVC, that is Central Vigilance Commission. Second one is Vigilance Commissioner and third one is Secretary of Home and Personnel. Director of Prosecution is appointed on the recommendation of CVC, Central Vigilance Commissioner. Tenure is 2 years. He is equivalent to the rank of Joint Secretary of Government of India. Now there is only one last page of our UPSC prelims polity topic. First, we will discuss about the cooperative societies. 97th Constitutional Amendment Act of 2011. कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मैं बात करूं कि ये है क्या, बहुत सिंपल बेसिस पे समझाता हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब समझ रहे हो, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़कियां, चार पांच, ऐसा ग्रुप बन गया। इन सब ने क्या डिसाइड किया कि हम तो कच्चा पापड़, हम पापड़ बनाएंगे, ठीक है। इन सब ने क्या कहा, हम पापड़ बनाएंगे, कच्चा आम पापड़ बनाएंगे और हर एक पैकेट बनाएंगे जो 100 रुपये का बिकेगा। तो इन सब ने, सोच रहे हो, कच्चा आम पापड़ की एक फैक्ट्री डाल दी। ऐसे ऐसे ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप के हर महिला, हर घर में एक महिला जो पापड़ दे सकती है, वहाँ ये कंट्रीब्यूट करेंगे। जितना ये पापड़ देगी उसी के बेसिस पर शेयर मिलेगी। अब ये जो पापड़ जाएंगे वो सिर्फ भारत के सभी राज्यों में नहीं जाएंगे, बल्कि ये अमेरिका, ब्रिटेन, हुण कनाडा, सब जगह ये जाएंगे। तो समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में होती क्या है। अब ये कनाडा तक जा रहा है तो यार क्वालिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। सभी यार घर की महिलाएं जो काम कर रही हैं, घर के पुरुष जो काम कर रहे हैं पापड़ बनाने में, वो कहेंगे यार मुझे अच्छा रेवेन्यू मिल नहीं रहा। तो इसी चीज़ को, ऐसी लड़ाई ना हो और साथ साथ में सभी का रोजगार भी चलते रहे, तो ऐसे ग्रुप को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं। बट सरकार ने जब देखा कि यार इतना बड़ा पोटेंशियल है, ऐसे ग्रुप बना के सब लोग अपने घर से 10-10 पापड़ देंगे तो एक पैकेट हम कनाडा भेज सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट भी होगा, हमारी इंडिया की जीडीपी भी बनेगी। बट मैनेजमेंट के लिए यार कोई कानूनी एक प्रावधान रख देते हैं। तो कितना तगड़ा सोचा हमारी भारत सरकार ने, तो उन्होंने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 लेके आए और बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप बना सकते हो और इवन ये आपका फंडामेंटल राइट भी हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, मतलब ये संवैधानिक गाइडलाइंस है कि आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। पार्ट 9B इसके लिए ऐड किया गया। सोचो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप बना सकते हैं। आप भी जैसे एक एनजीओ है ना, आप भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए। आप क्या कीजिए, बहुत सिंपल है, आप क्या कीजिए, सभी जो आपकी कॉलोनी के जो पुरुष हैं, जो ब्रेड अर्नर हैं, जो कमा के देते हैं, या महिलाएं हैं जो कमा के देती हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आप क्या कीजिए, 100-100 रुपये उनसे बोलिए कि हम हर महीने आपको जमा करेंगे। आप भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। सोचो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपको कोई पुलिस वाला या कोई भी परेशान नहीं कर सकता। सबसे 100-100 लिए। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद किसी एक घर में शादी होती है, तो आप कहेंगे कि उस घर के उस मुखिया को 6 लाख रुपये हम लोन देंगे। जो ये जमा किए थे ना अभी तक, 6 लाख रुपये लोन लेंगे और उनको बैंक से अगर 10% मिल रहा है रेट पे, तो आप 8 ही देना, पर आपके दोस्त की भी मदद भी हुई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हो गया। सोचो कितना बड़े लेवल पे आप ये काम कर सकते हो। सभी परिवार खुश भी रहेंगे, सभी हंसते रहेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर मेक प्रोविज़न
नंबर ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड स्टेट लेजिस्लेचर, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आ रहा? कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी जा रही है तो वो केंद्र नहीं देखेगी। जो मैंने कहा ये पापड़ वाला एग्जाम्पल दिया ना, तो ये कितने डायरेक्टर होंगे उस पापड़, अब मैंने पापड़ की कंपनी खोली तो मैं कितने डायरेक्टर रखना चाहूँगा? 11 बार, 1 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, ये कौन बताएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। मैं उत्तराखंड में हूँ तो उत्तराखंड की विधानसभा बताएगी। अकाउंट कितना रुपया आ रहा है, कितना जनरेट हो रहा है, कितनी जीडीपी है, कितना क्या है, ये सब कौन बताएगा? स्टेट लेजिस्लेचर ही बताएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी देखो कितना बड़ा टॉपिक था, मैंने एक एग्जांपल के बेसिस पर आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? पार्ट ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 रोमन आप लोगों ने सब ने सीखे होंगे। पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक। ऑफिशियल लैंग्वेजेस में 4 हेड्स ऑफ लैंग्वेजेस आते हैं। एक तो यूनियन की लैंग्वेज, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। ऑफिशियल बोल रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, सबसे पहले जो केंद्र में कौन सी भाषा चलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या? देखो प्रीलिम्स का इतना बड़ा टॉपिक है। लक्ष्मीकांत ने तो एक पेज दिया है, ठीक है, उस एक पेज को मैंने 5 पॉइंट में किस तरह मर्ज किया ये आप सभी नोट्स में इंप्लीमेंट करना। बट आप गारंटेड 60 वाले बैच वाले मेंबर हो तो डायरेक्टली आप ये कर सकते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर, इंग्लिश टेम्पररी है। रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है, स्टेट में अडॉप्ट एनी वन ऑफ मोर ऑफ द लैंग्वेजेस, राइट। लैंग्वेजेस ऑफ द जुडिशियरी एंड टेक्स्ट ऑफ लॉज, समझ में आ गया? देखो सबसे मैं तो आपको पहले बताता हूँ कि केंद्र में क्या बोली जाती है। तो केंद्र की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। सेंट्रल और स्टेट में जो चलती है इंग्लिश, वो भी टेम्परेरी पीरियड के लिए। रीजनल लैंग्वेज जो क्षेत्र के आधार पर भाषाएं चुनी जाती हैं, राज्य उनको चुन सकता है, ठीक है, एक हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड की दूसरी संस्कृत है। वैसे उत्तराखंड की बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज है, कुमाऊनी, गढ़वाली, ठीक है। बाकी उत्तराखंड में भी सेंटर स्टेट में हिंदी, फिर संस्कृत। लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी एंड टेक्स्ट ऑफ लॉज, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी एंड टेक्स्ट ऑफ लॉज। सबसे एक बहुत तगड़ी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे चलता है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में कैसे चलता है? ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, इंग्लिश, ये क्या होते हैं? इंग्लिश में है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट होगा आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप ही पढ़ोगे। आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, आप वकील को बुलाना पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हालांकि उससे इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा होगा, बट एक यार सभी प्रोसीडिंग चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो या हाई कोर्ट की हो या कोई भी बिल्स बन रहे हैं ना जुडिशरी से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, वो हिंदी में भी छपने चाहिए। इंग्लिश टेम्परेरी है हालांकि, उसको बाद में मे बी सभी लैंग्वेज में छपना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश को आप डिसकंटिन्यू करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या करो, उसको सभी लैंग्वेज में बताओ। और ट्राई ये होना चाहिए कि सभी रीजनल लैंग्वेज भी प्रमोट हो। ऐसा नहीं सिर्फ आप हिंदी प्रमोट कर रहे हैं, इंग्लिश प्रमोट कर रहे हैं, आप रीजनल लैंग्वेज जो उनका कल्चर है, जो उनकी मदर टंग है, उनको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। स्पेशल डायरेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट बॉडी पब्लिक सर्विसेज की। आर्टिकल 308 to 314 इन पार्ट 14। आर्टिकल 309 पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अपॉइंटमेंट बताता है। आर्टिकल 310 टेन्योर ऑफ ऑफिस बताता है। आर्टिकल 311 कैसे सिविल सर्वेंट को सेफ गार्ड करना है, उसके प्रोविज़न है। आर्टिकल 312 IAS IPS IFS हैं। सेंट्रल सर्विसेज हैं, स्टेट सर्विसेज हैं। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज बनती कैसे हैं वो भी हैं। एक ऑल इंडिया सर्विसेज देखो अभी 3 ही हैं, एक है IAS IPS IFS, ठीक है, फॉरेस्ट। तीसरी अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस बने तो उसमें सिर्फ राज्यसभा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी तो वो भी बन सकती है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 323A और 323B सबसे तगड़े आर्टिकल हैं, सबसे बड़े पॉइंट हैं आर्टिकल 323A के, आर्टिकल 323B के। सबसे पहला आर्टिकल 323A क्या है? इट एम्पावर पार्लियामेंट। देखो आर्टिकल 323A समझ रहे हो, आर्टिकल भी है, मतलब सोचो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
एक आर्टिकल मेंशन है, फिर उस आर्टिकल के पीछे A, B, C, D लगाया जा रहा है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था। उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस आर्टिकल 323A को बाद में डाला गया है। तो ये क्या करता है, इट एम्पावर पार्लियामेंट ओनली टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स relating to recruitment and condition of services of union, state and local bodies and public sector undertaking, right। तो आर्टिकल 323A में क्या है, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को ओनली टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ यूनियन, स्टेट्स, लोकल बॉडीज़ एंड PSUs। नाउ देखिए, कभी कभी क्या होता है, यूनियन, स्टेट, लोकल बॉडीज़ में सिलेक्शन से, प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी मुद्दा रहता है, तो ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप क्या कर सकते हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकते हो। मान के चलो कोई एक ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, किसी एक क्लर्क की जॉब में है, उसको पहले हटा दिया जा रहा है, तो वो जा सकता है कहाँ, आर्टिकल 323A के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। सेकंड, इट आल्सो इनेबल पार्लियामेंट टू टेक आउट डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सर्विसेज मैटर फ्रॉम सिविल कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैट एंड सेट आर सेट अप बाय पार्लियामेंट। ये चीज़ें सब आपको याद रखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो सेंट्रल है, स्टेट का है, वो पार्लियामेंट ही सेटअप करता है। 323B में क्या लिखा है, 323B में साथ ही साथ इसमें एक और क्या मेंशन है, नाउ 2 और मोर स्टेट्स कैन हैव ए सिंगल ट्रिब्यूनल, मतलब एक सपोज उत्तराखंड है, एक हरियाणा है, तो इन दोनों के सेम सिंगल ट्रिब्यूनल भी हो सकते हैं। जैसे टैक्स से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, पार्लियामेंट में कोई चुनाव चल रहे हैं, इनके डिस्प्यूट कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुलझा नहीं पाता क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केस हैं। तो कभी कभी ऐसा राज्यों में भी होता है, तो एक ट्रिब्यूनल हो सकता है 2 राज्यों के लिए। अब देखिए, ये फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट तरीके से डिसीजन आता है, कोई बाइज्ड डिसीजन नहीं होता। एट द एंड 323A पब्लिक सर्विस मैटर के लिए, 323B दूसरे मैटर्स के लिए। ये सिर्फ पार्लियामेंट क्रिएट करती है, ये स्टेट लेजिस्लेचर भी क्रिएट कर सकती है। ये देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, और ये छोटा पॉइंट नहीं है, इससे 5-6 मार्क्स आपके क्लियर होंगे। नो हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स, हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स में भी क्रिएटेड। नो हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक है तो उसके नीचे कोई दूसरे ऑफिस नहीं होंगे। यहाँ पर ट्रिब्यूनल की हायरार्की हो सकती है, उसके नीचे चल सकती है। तो देखो, सबसे पहले बधाई आप सब लोगों को, आपने पॉलिटी के इस सेशन में हमारा इतना ज़्यादा साथ दिया। अब आगे के वीडियो लेक्चर आपको ऐसे ही 30-30 मिनट के, 40-40 मिनट के होंगे, ताकि आपका सिलेबस, आप सबको पता है पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको जो मिलेंगे 28 फ़रवरी तक, आप सबको मैंने ऑलरेडी शेड्यूल दे दिया गया है, तो पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आप सबको व्हाट्सएप में ऑलरेडी जो सीक्वेंस वाइज लिंक है सभी भेज दिए, एक बार मैं और भेज दूंगा सभी लोगों को, अपडेट आप लोगों को कर लेना। तो पॉलिटी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको रिवाइज करना है। यूपीएससी प्रीलिम्स बधाई हो, 5 जून को आप दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और साथ साथ में जो बच्चे ऐसे हैं जिनको आप बताना चाहते हैं, सिर्फ पॉलिटी की क्लास वो लेना चाहते हैं, 7505134891 पॉलिटी के पूरे मटेरियल मैं आपको यहाँ पर एक्सेस करवा दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।